के युद्ध के बीच पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन पर टिकी हैं। दुनिया भर के नेताओं के मन में सवाल है कि पुतिन कब तक यूक्रेन पर बम बरसाएंगे, कब तक रूसी सेना के बम बारूद यूक्रेनी शहरों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि दिन बीतने के साथ रूस के हमले और खतरनाक होते जा रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन की सेना भारी तबाही मचा रही है, लेकिन इस तबाही के बीच एक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के अधिकारियों ने ऐसा दावा किया है जो सच हुआ तो पूरे युद्ध की दशा और दिशा ही बदल सकती है। एक रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि पुतिन की मौत हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पुतिन की जगह एक हमशक्ल ने ले ली है। ब्रिटिश खुफिया अधिकारियों के मुताबिक पुतिन के साथियों को उनकी मौत के रहस्य को दुनिया से कई महीनों तक छिपाए रखना होगा। एक रूसी मैगजीन में कहा गया है कि पुतिन बेहद बीमार हैं और ऐसे में उनकी मौत हो जाती है तो इस जानकारी को लंबे समय तक गुप्त रखा जाएगा। इसके पहले कई बार ऐसे दावे किए गए हैं कि पुतिन ने अस्वस्थ रहने के दौरान अपने हमशक्लों का इस्तेमाल किया है और अब यही काम क्रेमलिन भी कर रहा है। अब जब पुतिन के करीबियों को उनकी मौत से जुड़ी खबर के बारे में पता चला है तो सबसे बड़ा डर उन्हें इस बात का है कि ये जानकारी सामने आते ही रूस में तख्ता पलट हो सकता है और रूसी जनरल यूक्रेन से अपनी सेना को वापस बुला लेंगे। पुतिन की मौत उनके करीबियों को कमजोर और सत्ता से बेदखल कर देगी, इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वे पुतिन को जिंदा बताएं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पुतिन को लेकर इस तरह की जानकारी सामने आई है। इससे पहले एक रूसी अरबपति व्यवसायी और क्रेमलिन के करीबी ने दावा किया था कि पुतिन ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और बेहद बीमार हैं। वहीं एक MI6 एजेंट का कहना है कि पुतिन अपनी बीमारी के चलते अपनी सत्ता पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के जासूस रह चुके क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया था कि पुतिन अपनी बीमारी के चलते क्रेमलिन को अव्यवस्था और अराजकता में झोंक रहे हैं। रूस में MI6 के एजेंट स्टील ने दावा किया कि पुतिन को इलाज के लिए लगातार ब्रेक लेना पड़ता है और इस दौरान उनके जैसा उनकी सत्ता को चलाने वाला कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व मॉस्को में मौजूद नहीं है। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे डिजिटल चैनल और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। भारत के दो ऐसे पड़ोसी दुश्मन देश हैं जिनसे सीमा को लेकर विवाद काफी दिनों से चला आ रहा है। पहला पाकिस्तान है जो जम्मू कश्मीर को लेकर विवाद है, तो दूसरा चीन है। चीन के साथ न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा विवाद है। चीन भारत के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ मई 2020 से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा पर भी ड्रैगन अपनी ओर पक्का निर्माण कर रहा है। न पाकिस्तान से भारत का सीमा विवाद सुलझ रहा है, न चीन से सुलझने की कोई उम्मीद दिख रही है। लेकिन इस बीच चीन और पाकिस्तान का विवाद अब सीमा तक ही नहीं सीमित रह गया है, बल्कि अब हिंद महासागर में भी आगे बढ़ने के लिए तकरार शुरू हो गई है। चीन अब सिंगापुर से व्यापार करने के लिए बंगाल की खाड़ी के रास्ते शुरू कर दिया है, लेकिन चीन की इस हरकत से भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से तैयार हो गई है और हिंद महासागर के पास कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा बनाने में लग गई है। चीन अब भारत के पड़ोसी देश और अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को घातक युद्धपोतों के साथ पनडुब्बियां देकर मजबूत बना रहा है। इतना ही नहीं, चीन ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमोन द्वीप के साथ तमाम द्वीपीय देशों को मिलाकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। हरकतें अब इतनी बढ़ गई है कि वो अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर भी नजरें बनाकर रख रहा है। ड्रैगन का मकसद है कि अरब सागर में फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी में भी अपना खौफ पैदा करना। ड्रैगन अब पाकिस्तान को खतरनाक पनडुब्बियां दे रहा है। ये पनडुब्बियां कई दिनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B युआन क्लास की किलर पनडुब्बी खरीद रहा है।
चीन की ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसेना ताकत में इजाफा करने में सक्षम बताया जा रहा है। इस पनडुब्बी की खास बात यह है कि इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है। यही वजह है इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई दिनों तक ये पानी के अंदर रहने में सक्षम भी है। इस तरह की पनडुब्बी अभी भारत में नहीं है, लेकिन भारत ने चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए अपने पश्चिमी तट के पास कारवार में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बना रहा है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष डिजिटल हिंदी। अमेरिका बम वर्षक B-21 रेडर को बनाने वाली कंपनी अब एक ऐसा खतरनाक हथियार बनाने वाली है जो किसी भी देश में जाकर हमला करेगा। B-21 रेडर को बनाने वाली कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमन ने कहा है कि अगले साल यानी 2023 में ये बम वर्षक उड़ान भरने लगेगा। बताया जा रहा है कि आम जनता के सामने इसका प्रदर्शन इस साल के अंत तक किया जाएगा। साथ ही उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल इसके कुछ टेस्ट बाकी हैं जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। आपको बता दें कि यह अमेरिकी बम वर्षक B-2 का अपग्रेडेड वर्जन है। बम वर्षक ने अपने सारे ग्राउंड टेस्ट पूरे कर लिए हैं। इसमें सबसे जरूरी था लोड्स कैलिब्रेशन टेस्ट, यानी सारे साजो सामान के साथ विभिन्न दबाव वाली प्रक्रियाओं के बीच से गुजरना। डिफेंस न्यूज के मुताबिक लोड्स कैलिब्रेशन टेस्ट में विमान के सभी हिस्सों की जांच की जाती है। उसके ढांचे की मजबूती और टिकाऊपन को देखा जाता है। इस दौरान उसे कई तरह के दबाव प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। नॉर्थरोप ग्रुमन इस समय ऐसे 6 बम वर्षक बना रहा है या फिर उनके परीक्षण कर रहा है। कंपनी ने इस साल मार्च में ही घोषणा की थी कि इस विमान के सभी ग्राउंड टेस्ट शुरू होने वाले हैं। अब पहली उड़ान से पहले इसके इंजन टेस्ट किए जाएंगे और लो और हाई स्पीड टैक्सी टेस्ट किए जाएंगे। पहली आधिकारिक उड़ान कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस पर की जाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स की प्लानिंग थी कि इस बम वर्षक की उड़ान साल दिसंबर 2021 में की जाती, लेकिन इसमें बदलाव करके इसे 2022 का मध्य हिस्सा किया गया। लेकिन अब भी कुछ तकनीकी काम बाकी है, टेस्टिंग्स बाकी हैं, इसलिए ये उड़ान अब अगले साल होगी। अमेरिकी एयरफोर्स या नॉर्थरोप ग्रुमन ने इसकी खासियतों के बारे में ज्यादा खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन ये लंबी दूरी का बड़ा और अंतर महाद्वीपीय स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर है। इसमें पारंपरिक या थर्मोन्यूक्लियर हथियार ले जाया जा सकता है। इसका मकसद है जासूसी, युद्ध में हमला करना और विमान को इंटरेस्ट करना। यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड को 100 B-21 रेडर बम वर्षकों की जरूरत है। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 डिजिटल। रूस और यूक्रेन के बीच इस जंग को करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ये जंग खत्म होने की बजाय और घातक होती जा रही है। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। इस बीच खबर ये है कि रूस ने अब थर्मोबैनिस बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये दावा खुद यूक्रेन ने किया है और दुनिया से एक बार फिर मदद की मांग की है। यूक्रेन ने नाटो देशों से कहा है कि उसे भी इसी तरह के हथियार जल्द से जल्द मुहैया कराए जाएं, जिसके तुरंत बाद रूस ने अमेरिका को धमकी दे डाली। रूस के सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट या तोप भेजे तो वो रेड लाइन क्रॉस करेगा। रूसी मीडिया ने यह भी कहा है कि इसके काफी गंभीर नतीजे हो सकते हैं। दरअसल ये धमकी ओल्गा स्केबियावा ने दी है, जो रूसी मीडिया का एक जाना माना चेहरा है। उनकी ये धमकी तब आई जब एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते यूक्रेन को हथियारों की एक और शिपमेंट भेजने का ऐलान कर सकते हैं।
इस शिपमेंट में कई लॉन्ग रेंज मिसाइल और आर्टिलरी भेजी जाएंगी। यूक्रेन को डोनबास इलाके में रूस ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी वजह से यूक्रेन की सेना वहां से पीछे हट गई है। स्केबियावा का कहना है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार भेजता है तो वो सीधे तौर पर लाल रेखा क्रॉस कर बैठेगा। और रूस को भड़काने पर क्या होता है ये तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि अगर युद्ध ज्यादा बढ़ता है तो अमेरिका कहां तक यूक्रेन की मदद करेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी चिंता यह भी है कि अगर अमेरिका की तरफ से हथियार दिए जाते हैं तो यूक्रेन इनका इस्तेमाल देश में मौजूद रूसी सैनिकों के खिलाफ करेगा या फिर रूस पर हमला करने के लिए करेगा। आपका यह भी जानना जरूरी है कि अमेरिका यूक्रेन को 2 हथियार भेज सकता है। इसमें M270 MLRS और M142 HIMARS शामिल हैं। ये दोनों हथियार रॉकेट लॉन्चर हैं जिनकी क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इससे पहले अमेरिका M777 होवित्जर को भी यूक्रेन भेज चुका है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 25 किलोमीटर है। पर अधिकारियों का मानना है कि लंबी दूरी के हथियार ना देकर अमेरिका को यूक्रेन को सिर्फ 50 किलोमीटर की रेंज वाले हथियार भेजने चाहिए। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो बाइडेन का अगला कदम क्या होता है। तब तक के लिए आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। यूक्रेन युद्ध के 3 महीने से भी ज्यादा लंबा खिंचने के साथ ही अब रूस की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपीय देशों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर अब भारत पर दिखाई दे सकता है। अब या तो भारत के लिए रूस के साथ दोस्ती निभाना मुश्किल हो जाएगा या फिर भारत की लॉटरी भी खुल सकती है। दरअसल यूरोपीय यूनियन के देशों ने अब रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है, यानी ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद पर पाबंदी लगाई हुई है। ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन की मीटिंग के बाद यूरोपीय काउंसिल के चीफ चार्ल्स मिशेल का कहना था कि अब यूरोप रूस से आने वाले कच्चे तेल पर पाबंदी लगाने का फैसला करता है ताकि यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे रूस को फाइनेंशियल मदद ना मिल सके। इस फैसले के तहत रूस से यूरोप में होने वाले कच्चे तेल के 2/3 आयात पर पाबंदी लग जाएगी। और अब हम आपको बताते हैं कि इस पाबंदी का भारत पर क्या असर पड़ सकता है। दरअसल अमेरिकी पाबंदी के बाद से ही रूस ने अपने कच्चे तेल के नए बाजार के तौर पर भारत और चीन को तलाश लिया है। भारत को रूस ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट का ऑफर दिया, जिसे भारत ने अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देशों के दबाव के बावजूद कबूल कर लिया। और आज की तारीख में भारत रूस से रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल खरीद रहा है। मार्च के महीने में रूस से 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदने वाला भारत अप्रैल में रूस से 7.2 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है। और मई के आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मई के महीने में भारत ने रूस से 24 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदा और उम्मीद की जा रही है कि जून में यह आंकड़ा 28 मिलियन बैरल तक पहुंच सकता है। कमोबेश ऐसे ही आंकड़े चीन के भी हैं। यानी जिस तरह अमेरिका को रूस के तेल की बिक्री बंद होने के बाद रूस का रुख भारत और चीन की ओर हो गया, वैसे ही जब यूरोपीय देश भी अब रूस से तेल की खरीद में 2/3 की मात्रा में कमी ला देंगे तो जाहिर है रूस इसके लिए एक बार फिर से भारत का ही रुख करेगा, क्योंकि भारत जैसा बड़ा देश अपनी जरूरत का 84% कच्चा तेल विदेशों से ही आयात करता है। और अगर रूस उसे मार्केट कीमत से डिस्काउंट देगा तो भारत इस ऑफर को कबूलने में नहीं झिझकेगा। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि रूसी तेल पर लगी यूरोप की पाबंदी भारत के लिए एक लॉटरी की तरह है, जो बेहिसाब बढ़ रही महंगाई के वक्त में एक बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन ये राहत इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि रूस और भारत की ऑयल डील अमेरिका समेत उसके कई सहयोगी देशों की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। अमेरिका भारत में अपने कई दूत भेजकर इसके खिलाफ अपनी राय जाहिर कर चुका है। उसके डिप्टी एनएसए दलीप सिंह तो भारत आकर चीन का खौफ भी दिखा चुके हैं, लेकिन भारत इस डील से पीछे नहीं हटा। भारत रूस की ऑयल डील को वाजिब ठहराने के लिए भारत के पास जो सबसे मजबूत तर्क था वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। जयशंकर का कहना था कि भारत रूस से महीने भर में जितना तेल खरीद रहा है उतना तो यूरोपीय देश एक दोपहर में खरीद लेते हैं। लेकिन यूरोप के इस ताजा फैसले के बाद अब भारत का ये तर्क कमजोर हो जाएगा और फिर भारत को रूस के साथ अपनी ऑयल डील को जस्टिफाई करने के लिए नए तर्कों के साथ कड़ा रुख अपनाना होगा। क्योंकि अगर पश्चिमी देशों के दबाव में भारत रूस के साथ ऑयल डील से पीछे हटा तो इसका असर देश में बढ़ती महंगाई पर तो पड़ेगा ही, साथ ही भारत की आजाद विदेश नीति पर भी इसका असर दिखेगा।
जिस यूक्रेन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 72 घंटे में सरेंडर करवाने का दावा कर रहे थे, अब वो दावा हवाई ही बनकर रह गया। 72 घंटे तो छोड़ दीजिए, अब तो लगभग 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पुतिन का सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। जंग के पहले पुतिन की तरफ से जो मिशन तैयार किया गया था, वो सारे मिशन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सामने फेल साबित हो गए हैं। इसके बाद पुतिन ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया, जिसका मकसद था यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कब्जा करना। लेकिन पुतिन की सेना यूक्रेनी सेना के सामने कमजोर पड़ गई और पुतिन का अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। और आज भी क्यों सुरक्षित है? यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए पश्चिमी देश हर संभव मदद कर रहे हैं। अब डेनमार्क ने यूक्रेन को एक ऐसी मिसाइल दी है जो युद्ध का पूरा रुख ही बदल सकती है, और इस मिसाइल का नाम है हार्पून। ये हार्पून मिसाइल कई देशों की सेना में पहले से तैनात है। यूक्रेन इन मिसाइलों को ओडेसा बंदरगाह पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी ने कहा है कि इस मिसाइल के मिलने से यूक्रेनी नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा। यूक्रेन की सेना में इस मिसाइल के शामिल होने से काला सागर में यूक्रेन की सैन्य ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि हार्पून दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। एक हार्पून मिसाइल 221 किलोग्राम वारहेड के साथ दुश्मन की युद्धपोत को निशाना बनाने की ताकत रखती है। ये मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल कर सकती है और दुश्मन के रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। हार्पून मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि यूक्रेन को हार्पून मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ गई है। दरअसल रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों की जबरदस्त घेराबंदी की हुई है। इस वजह से यूक्रेन को न सिर्फ अनाजों का निर्यात बंद करना पड़ा है, बल्कि समुद्री रास्ते से हथियारों और दूसरे जरूरी सामानों का आयात भी रोकना पड़ गया है। इसी वजह से यूक्रेन को हार्पून मिसाइल की जरूरत पड़ी है। अब यूक्रेन के बाद रूस ने भी इस्कंदर और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। रूस की सरमत मिसाइल ऐसी है जो किसी बड़े महाद्वीप का आधा तट ध्वस्त कर सकती है। अब दोनों देश एक दूसरे को ताकत दिखाने और युद्ध में जीतने के लिए तमाम मिसाइलों की तैनाती कर रहे हैं। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष हिंदी डिजिटल। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच तमाम देशों की सेनाएं खुद को मजबूत बनाने की होड़ में लगी हुई हैं। इस रेस में अमेरिका का सुपर पावर का टैग दांव पर लगा हुआ है और माना जा रहा है कि रूस और चीन दोनों ये टैग अमेरिका से हथियाना चाहते हैं। ऐसे हालात में अब अमेरिका तेजी से कदम उठा रहा है और अब यूएस एयरफोर्स ने अमेरिकी सरकार से 4 नए EC-37B एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए $979 मिलियन की मांग की है। EC-37B कंपस कॉल इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट FY-23 को अमेरिकी वायुसेना की अनफंडेड प्रायोरिटीज लिस्ट में सबसे बड़ी और अहम चीजों में से एक माना जाता है। यूएस एयरफोर्स को अगर ये 4 नए EC-37B एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी मिलती है तो उनके पास ऐसे कुल विमानों की संख्या 10 हो जाएगी। अमेरिका के पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉनिक लड़ाकू विमान EC-37B मौजूद हैं। 2023 तक अमेरिकी वायुसेना को ऐसे 2 और विमानों की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले अमेरिका अपने इलेक्ट्रॉनिक लड़ाकू विमानों में EC-130H प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करता रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने में अपने कई ऑपरेशंस में इन विमानों का इस्तेमाल किया था। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कंपस कॉल टेक्नोलॉजी क्या है और मैदान जंग में कैसे काम करती है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी एयर ऑपरेशंस में टैक्टिकल सपोर्ट प्रदान करता है। कंपस कॉल की मदद से दुश्मन की बातें छिपकर सुनी जा सकती हैं और वहीं इंफॉर्मेशन ग्राउंड और नेवी फोर्सेस तक पहुंचाई जा सकती हैं। इसके साथ ही दुश्मनों के बीच सिग्नल्स को जाम करने में इसका इस्तेमाल होता है। अब नया प्लेटफॉर्म और ज्यादा बेहतर जैमिंग कैपेबिलिटी के साथ आएगा, जो नए और आधुनिक कम्युनिकेशंस और रडार सिस्टम्स के खतरे से बचाने में सक्षम होगा, जिससे अमेरिकी वायुसेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो आप इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें देना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।